हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। चैप्टर 43 की स्टार्टिंग में राजा कहता है कि तो क्या सभी मंत्री इसी बॉम्ब पर रिसर्च कर रहे थे। तो जनरल चू कहते हैं कि ये स्काई क्रॉसिंग थंडरस स्ट्राइक को अकेले राजकुमार क्राउन प्रिंस ने पर्सनली डिजाइन किया है शुरुआत से। तो राजा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा है, और बोलता है कि मैं इस चीज के लिए क्यूरियस हूँ, आखिर यह चीज काम कैसे करती है। जिस पर जनरल चू राजा को एक्सप्लेन करने वाले ही होते हैं कि तभी किम उन्हें बीच में रोकता है और कहता है कि तो किम उन्हें बीच में रोककर कहता है कि पहले हम इसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद आप इसे एक्सप्लेन कर देना। और फिर हम दो सैनिकों को देखते हैं जो कि उस गोले को चलाने वाले मशीन बुलोरिम को लाए होते हैं। और जनरल चू राजा से कहते हैं कि आप इस दीवार के पीछे थोड़ी देर के लिए छुप जाइए क्योंकि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो राजा और सभी काउंसलर कहते हैं ठीक है, और फिर सैनिक उस बुलोरिम में वह बम का गोला डालते हैं। और दूसरा सैनिक चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग एक्सप्लोजन के लिए तैयार हो जाओ। और वह सैनिक कहता है कि फायर, और ब्लोरिम से बहुत ही तेजी से आग के साथ वह बम जाकर उन स्केयर क्रोस के पास गिरता है, लेकिन वह बम फटता नहीं है। ये देखकर राजा मन में सोचता है कि ये क्या हुआ, और राजा जनरल चू से कहता है कि आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं। तो जनरल चू कहते हैं कि ये जल्द ही फटने वाला है। और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वह बम बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे कि वहां पर रखे सभी स्केयर क्रोस की कचुम्बर बन जाती है और वहां पर इतनी दूर उड़ती है कि लेफ्ट स्टेट काउंसलर और राइट स्टेट काउंसलर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब उस बम का असर थोड़ा कम हो जाता है और हम देखते हैं कि सब जगह धुआं ही धुआं होता है और बम की आवाज के कारण राजा थोड़े डर जाते हैं। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर पूछते हैं कि महाराज क्या आप ठीक हैं। तो राजा कहता है कि मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, बाकी मैं ठीक हूँ। तभी लेफ्ट स्टेट काउंसलर राजा को देखते हैं और कहते हैं कि महाराज आप खड़े हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि राजा डर के कारण नीचे गिर गए होते हैं, जिस पर राइट स्टेट काउंसलर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं हो। और फिर चीफ स्टेट काउंसलर डेमोन्स्ट्रेटिव साइड को देखकर कहते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि उन स्केयर क्रॉस की बस लकड़ियां ही बची हुई होती हैं। और राजा और राइट स्टेट काउंसलर दोनों उस डेमोन्स्ट्रेशन साइट के पास जाकर कहते हैं कि आखिर कैसे एक एक्सप्लोजिव इतनी ज्यादा फायर पावर रिलीज कर सकता है। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर एक स्केयर को उठाकर कहते हैं कि यदि हम इसी समय इसका जंग के मैदान में यूज करें तो यह दुश्मन सैनिक को नर्क के दर्शन करवा देगा। और राजा कहता है कि जनरल चू आप एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर यह स्काई क्रॉसिंग थंडरस स्ट्राइक काम कैसे करता है। तो जनरल चू कहते हैं जी महाराज, और कहते हैं कि सबसे पहले हमने बम सेल की परत को जितना थिन हो सके उतना थिन बनाया, और साथ ही हमने इस पर ध्यान दिया कि लॉन्चिंग और लैंडिंग करते समय इस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है यह उसे हैंडल कर सके। साथ ही इसके अंदर लैंडिंग और लॉन्चिंग करते समय कोई इंटरनल एक्सप्लोजन ना हो। और साथ ही हमने छोटी छोटी आयरन की मोती जैसी बॉल को सेल के अंदर बहुत ही डेंसली पैक किया है, जिससे कि इस बम की घातकता और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही में इसकी पावर को मेंटेन करने के लिए हमने डबल स्ट्रेंथ गन पाउडर में सॉइल को मिक्स नहीं किया। तो राजा कहता है कि तुम सब ने तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और पूछता है कि लेकिन क्या हम इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जनरल चू खुश होकर कहते हैं कि यदि हमारे पास इनफ गन पाउडर रहेगा तो यह पॉसिबल है। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि जनरल क्या यह सच में पॉसिबल है। यदि हम इस इनक्रेडिबल बम की मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए तो हमें बहुत ही स्किल क्राफ्टमैन्स लगेंगे, लेकिन क्या अभी आपने कुछ देर पहले नहीं कहा था कि एरिया 51 में पर्सनल्स की बहुत शॉर्टेज है। जिस पर जनरल चू कहते हैं कि लेफ्ट स्टेट काउंसलर का ये पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन जब राजकुमार ने इस बम को बनाया तो उन्होंने इस समस्या का भी समाधान साथ ही में दिया था। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां रिसर्च इंस्टीट्यूट में रॉयल काउंसलर जैंग ऑफिसर ली और जनरल जोई को स्काई क्रॉसिंग थंडरस स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट दिखाते हुए कहते हैं कि यह ब्लूप्रिंट राजकुमार क्राउन प्रिंस ने ड्रॉ किया है। उस ब्लूप्रिंट को देखकर ऑफिसर ली को कुछ समझ में नहीं आता और वह कहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जनरल जो कहते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर यह स्ट्रेंज शेप्स क्या हैं, आखिर यह फीमेल थ्रेड और मेल थ्रेड क्या है। और फिर किम हमें बताता है कि यदि हम एक स्फेरिकल बम के अंदर मटेरियल फिट करना चाहते हैं तो हमें इसे शुरुआत से स्फेयर नहीं बनाना चाहिए। और किम कहता है कि तो हम इस स्फेयर को दो हेमी स्फेयर में डिवाइड करेंगे। और किम कहता है कि इसके बाद हम एक साइड में फीमेल थ्रेड बनाएंगे और दूसरी साइड मेल थ्रेड बनाएंगे।
और हमें बताता है कि यह गेचो बॉल की तरह हैं और हमें बताता है कि जब इन दोनों हेमिस्फीयर्स में लाइनें बन जाएंगी तो हम इन दोनों को एक दूसरे में लगा देंगे, इस तरह यह फिर से स्फीयर बन जाएगा। और कहता है कि यह बिल्कुल नट और बोल्ट के कॉन्सेप्ट जैसा है। और फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन साइट का सीन देखते हैं जहाँ पर किम, जनरल चू और ऑफिसर ली उस बम को फोड़कर देखते हैं। उसकी पावर को देखकर ऑफिसर ली कहते हैं कि इसकी पावर तो कमाल की है और जनरल चू कहते हैं कि इस पावर के साथ तो हम इस बम को तुरंत ही जंग के मैदान में यूज कर सकते हैं। और खुश होकर कहते हैं कि राजकुमार, तो क्या हमें इस बम के बारे में महाराज को रिपोर्ट कर देनी चाहिए? तो किम कहता है कि अभी नहीं और बोलता है कि यहाँ पर भी बहुत से टेस्ट हैं जिन्हें हमें करना है। और बोलता है कि सबसे पहले हमें इसकी सेल को पतला करना है ताकि इस बम की और पावर बढ़ सके। और कहता है कि चलो तो सबसे पहले इसकी सेल की थिकनेस धीरे धीरे कम करते हैं और हम क्राफ्ट्समैन को उस पर काम करते देखते हैं। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन साइट पर ऑफिसर ली कहते हैं कि राजकुमार, जैसा आपने कहा था हमने सेल की थिकनेस को कम कर दिया है। अब जो सेल की मिनिमम थिकनेस है यह है लॉन्चिंग और लैंडिंग के इम्पैक्ट को 30% तक रिड्यूस कर देती है। तो किम कहता है कि ऐसा है। और फिर किम कहता है कि तो चलिए इस बार हम इसमें गन पाउडर मिलकर कर देखते हैं। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि माफ कीजिए। तो किम कहता है कि यदि हम इस बम में पूरी तरह से गन पाउडर भर दें तो मुझे लगता है कि हमें और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? जब ये बातें क्राफ्ट्समैन को पता चलती तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनसे इतना काम करवाया है कि वह अब आदि मानव जैसे लगने लगे हैं। और फिर हम फिर से डेमोन्स्ट्रेशन साइट का सीन देखते हैं जहाँ पर वह लोग बम को डेटोनेट कर देखते हैं। और ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि राजकुमार, जैसे आपने कहा था हमने इस बम की सेल की थिकनेस को 30% तक फिर से कम कर दिया है। तो किम कहता है ऑफिसर ली चोंग को सोकर कहते हैं कि राजकुमार, तो चलिए इस रिपोर्ट को महाराज को सुनाते हैं। जिस पर किम कहता है कि लेकिन जो बम की एक्सप्लोड होने की रेडियस है वह बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसमें यह डेंजर है कि यह हमारे अलाइज को भी हार्म कर सकता है, इसलिए हमें इस पर इस तरीके से रिसर्च करनी है कि इसकी घातक क्षमता और बढ़ जाए, साथ ही इसकी एक्सप्लोजन रेडियस कम हो जाए। किम की ये बात सुनकर दोनों ऑफिसर ली चोंग और जनरल चू बहुत ही निराश हो जाते हैं। और फिर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट का सीन देखते हैं जहाँ पर निराशा के बादल छाए होते हैं और हम वहाँ पर दो क्राफ्टमैन को भी देखते हैं। तो ऑफिसर ली चोंग कहते हैं कि आखिर हम क्या करें जिससे कि उस बम की घातक क्षमता भी बढ़ जाए, साथ ही उसकी एक्सप्लोजन रेडियस भी कम हो जाए। तो वह क्राफ्टमैन कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। और जनरल चू से कहता है कि माय लॉर्ड, आपने तो हमें बहुत ही मुश्किल टास्क दे दिया है। और वहीं किम उन्हें दूर से देख रहा होता है और मन में सोचता है कि क्या मुझे इन सब की अब मदद कर देनी चाहिए। और किम क्राफ्टमैन के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें कोई उपाय मिला? तो क्राफ्टमैन सर झुकाकर कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ पर हैं, हम इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं लेकिन अभी भी हमें कुछ नहीं मिला। तो किम कहता है कि कैसा हो यदि आप लोग बम के अंदर मिट्टी की एक पतली लेयर को लगाएं और उसे आयरन ब्रेड के साथ बहुत ही टाइटली कस दें और जब वह मिट्टी सूख जाए तो हम उसे पेपर से कवर कर देंगे और हम ये सिक्योर करेंगे कि वह पेपर गिरे ना। ये सुनकर ऑफिसर ली और जनरल चू दोनों चौंकते हैं और क्राफ्टमैन खुश होकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह बहुत ही क्लेवर ट्रिक है। तो दूसरा क्राफ्टमैन कहता है कि हम इसके बारे में बिना राजकुमार की मदद के नहीं सोच सकते हैं। तो किम वहाँ पर वही स्टाइल से जाते हुए कहता है कि तो मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही हार्ड वर्क करेंगे। और किम वहाँ से चला जाता है। तभी जनरल चू कहते हैं कि मुझे लगता है कि राजकुमार को इस क्वेश्चन का जवाब शुरुआत से ही पता था। तो तभी ऑफिसर ली चोंग की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहते हैं कि हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो वह सभी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आखिर हमने इतना हार्ड वर्क क्यों किया, हम कई दिनों से घर नहीं जा पाए। और क्राफ्टमैन अपने कपड़े फेंककर कहता है कि डैम इट। और फिर हमें बताया जाता है कि हायांग ने उन सभी क्राफ्ट्समैन को शुरुआत से इसका आंसर इसलिए नहीं बताया क्योंकि हायांग चाहता है कि वह सभी क्राफ्ट्समैन को सोचें और खुद ही उस पर रिसर्च करें। साथ ही हायांग चाहता है कि वह क्राफ्टमैन जो भी बना रहे हैं उन्हें उसके पीछे का प्रिंसिपल पता हो, ना कि वह केवल वह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे वह काम करने के लिए कहा गया है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ जनरल चू कहते हैं कि इस सही प्रोसेस के साथ ही हम सभी को इस बम की मास प्रोडक्शन
ऑपरेशन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही हमने यह मेक श्योर किया है कि जो क्राफ्ट्समैन इन बम्स को बना रहे हैं वह हमारे ट्रस्ट वर्दी हैं। तो राजा कहता है कि ये तो सच में कमाल है। मैं आज दिन भर से ये कहते हुए थक गया हूँ कि मैं इस पर सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन तुम लोगों ने सच में बहुत ही सरप्राइज वाले काम किए हैं। और राजा कहता है कि इस डेमोस्ट्रेशन को देखकर मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है कि आखिर यह बम फायर करने पर तुरंत ही क्यों नहीं फटा। और बोलता है कि मैं इसके बारे में क्यूरियस हूँ, आखिर यह कैसे काम करता है। तो जनरल चू कहते हैं कि स्काई प्रीसिंग थंडर स्ट्राइक में एक क्लेवर ट्रिक छुपी हुई है। चैप्टर 44 की स्टार्टिंग में राजा पूछता है कि क्लेवर ट्रिक आखिर ये क्या है। तो जनरल चू कहते हैं कि यह क्लेवर ट्रिक है कि हम एक्सप्लोजन के टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो राजा कहता है कि क्या ये सच है। तो जनरल चू राजा को कुछ दिखाकर कहते हैं कि हाँ, हम एक्सप्लोजन टाइम को इसलिए कंट्रोल करने में सफल रहे क्योंकि हमने इस नेक में वेब को लपेट दिया है। तो राजा कहता है कि ओह। तो जनरल चू कहते हैं कि हाँ, हम एक्सप्लोजन के टाइम को वेब को नेक के अराउंड लपेट कर कंट्रोल करते हैं। तो राजा कहता है ओह, जैसे मैंने सोचा था, हम टाइम को वेब की लेंथ बढ़ाकर कंट्रोल करते हैं। तो जनरल चू कहते हैं कि आप सही हैं। तो राजा खुश होता है और कहता है कि इससे तो केवल हमें ही पता होगा कि यह बम कब फटने वाला है। और कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और कहता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किम मन में सोचता है कि यदि मैं सच कहूँ तो इस टेक्निक को स्काई प्रेसिंग थंडर स्ट्राइक मोन्योंग द्वारा क्रिएट किया गया था। और किम कहता है कि फादर, हमने आपको हमारे सही वेपन दिखा दिए, लेकिन। तो राजा कहता है लेकिन। तो किम कहता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको पैलेस से लौट जाना चाहिए। तो राजा उसे बीच में रोकता है और कहता है कि उससे पहले, और अपनी आंखों को बड़ा कर कहता है कि क्या तुम्हारे पास मुझे और भी कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो किम को समझ में आ जाता है कि राजा क्या देखना चाहता है। और किम कहता है कि चलिए फादर, साथ में चलते हैं। और फिर राजा रिसर्च इंस्टीट्यूट आकर कहता है कि फाइनली अब मैं उसे देख सकता हूँ। और राइट स्ट्रीट काउंसलर मन में सोचते हैं कि आखिर राजा बिल्कुल भी थक क्यों नहीं रहे, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। तो राजा कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि इन जोशियन आर्मी के सोल्जर्स के आर्मर डिफरेंस क्यों है। तो किम कहता है यस फादर। कहता है कि मैं सबसे पहले आपको एक नॉर्मल मिलिट्री सोल्जर्स की यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और एक सोल्जर्स की तरफ इशारा कर कहता है कि हमने इस सोल्जर्स के कपड़ों में ड्राई ग्रीन और येलो को यूज किया है। तो राजा कहता है कि आखिर ग्रीन और येलो ही क्यों। तो किम कहता है कि ताकि जो हमारी एनिमी आर्मी है वह हमारी आर्मी को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, क्योंकि हमने इस ड्रेस के कलर को फॉरेस्ट और मिट्टी के कलर से मैच किया है। तो राजा कहता है तो राजा कहता है कि क्राउन प्रिंस, क्या हमें स्ट्रॉन्ग कलर यूज नहीं करने चाहिए ताकि हम बैटलफील्ड में एनिमी की मोमेंटम को तोड़ सकें। और कहता है कि लेकिन न केवल हमारे कमांडर्स बल्कि हमारे अलाइज भी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो किम कहता है कि हम हमारी मिलिट्री टैक्टिक्स को और इम्प्रूव करेंगे। और साथ ही में यह यूनिफॉर्म अभी पायलट स्टेज पर है और साथ ही में इसे ऑफिशियल इंट्रोड्यूस होने में अभी बहुत ही समय बचा है। तो राजा कहता है कि ऐसा है। तो किम कहता है लेकिन इतना ही सब नहीं है, हम लोग आर्मी के आर्मर्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इस पर राजा कहता है कि ओ आर्मर। और फिर किम एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहता है कि चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जोशियन के करंट आर्मर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो राजा उन आर्मर्स को देखकर कहता है कि मुझे तो इन सभी के बारे में पता है। तो किम कहता है कि इन मेटल पीस को प्रॉपर्ली पहनना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जो सभी लोग प्रेजेंट है वह यह पहले ही जानते हैं कि सभी सोल्जर्स को अपने खुद की आर्मर बनाने पड़ते हैं, इसलिए सभी सोल्जर्स के आर्मर की क्वालिटी अलग अलग होती है। और इसी के साथ कुछ लोग बहुत ही घटिया क्वालिटी वाले आर्मर पहनते हैं क्योंकि वह आर्मर के प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो राजा कहता है ये तो सही बात है। और फिर किम एक आर्मर की तरफ इशारा कर कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह है ब्रिगेंडाइन आर्मर, जो कि हमारे जोशियन के पुराने एरा से यूज होता आया है। और कहता है कि इसके अंदर आयरन की प्लेटें होती हैं जिन्हें हथौड़े से मारकर इस ढांचे में लाया गया होता है। और साथ ही इसके बाहरी हिस्से में यह फैब्रिक सिल्क से बनी होती है। इसके कारण इस आर्मर की परफॉर्मेंस कमाल की है, लेकिन इस ब्रिगेंडाइन आर्मर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो राजा कहता है कि वह क्या है। तो किम कहता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इसे प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इतना ही नहीं, हमें आयरन की प्लेटों को सही से लाने के लिए इसके लिए
लिए बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं और हमें स्टील के हर पीस को 2 लेयर में इंसर्ट करना होता है। और दूसरी है इस आर्मर की कॉस्ट, क्योंकि इस आर्मर में यूज किए जाने वाले सिल्क और फर बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। और तीसरा है कि इस आर्मर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन इस आर्मर की बहुत सारी वीकनेस है। सबसे पहले यह है कि यह एरोस की सामने बहुत ही बढ़िया आर्मर है, लेकिन के सामने और दोनों बाजुओं वाली साइड खुली है, इसलिए यह क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करता है। यदि हम इस आर्मर से हमारे सोल्जर्स के घुटनों को भी ढक दें तब भी फ्रंट इसकी प्रॉब्लम होगा। और कहता है कि चौथी, तो राजा मन में सोचता है कि चौथी भी प्रॉब्लम है। और किम कहता है कि बहुत ज्यादा वेट होने के कारण इसे लंबे समय तक पहनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस आर्मर की शेप के कारण इसका वेट सोल्जर्स के कंधों पर पड़ता है। तो राजा कहता है कि तुम सही हो और पूछता है कि लेकिन हम इसे इम्प्रूव कैसे करें। तब किम कहता है कि इस आर्मर की सभी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने, और फिर एक आर्मर के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए कहता है कि हमने इस आर्मर को बनाया है। और उस आर्मर को देखकर सभी काउंसलर के मुंह खुले रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो किम कहता है कि यदि मैं इस आर्मर को डिस्क्राइब करूं तो यह बिगेंडियन आर्मर का इम्प्रूव वर्जन है। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर किम गोल्ड पेन को फेंकते हुए कहता है कि यह तो बहुत एक्सपेंसिव है, और कहता है कि एक आर्मर को बनाने के लिए 16 सियोंग, 10 डू, और हेलमेट को बनाने के लिए 4 सियोक और 5 डू। और गुस्से में कहता है कि तो क्या तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि केवल नोबल सी फाइट कर सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि इस समय आर्मर और हेलमेट की यदि दोनों की कॉस्ट को जोड़ दें तो यह करीब प्रेजेंट डे की 14 मिलियन बॉन्ड के बराबर होगी। यदि इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो यह करीब 2.5 लाख होंगे। और किम टेबल पर हाथ रखकर कहता है कि मैंने आर्मर के दूसरे पार्ट्स पर भी ध्यान दिया, लेकिन वह किसी काम के नहीं है। और सोचता है कि क्या मुझे क्लोज कॉम्बैट वाले सोल्जर्स के लिए सबसे पहले आर्मर बनाना चाहिए। और कहता है कि यदि मैं वेस्टर्न स्टाइल का 4 प्लेट मेल आर्मर और कोरियन स्टाइल का बिरिगेंडियन आयरन दोनों को कंबाइन कर दूं तो, और फिर जब वह इन दोनों को मिलाता है तो कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार हाइब्रिड आर्मर लग रहा है। हाइब्रिड उसे कहते हैं जो 2 चीजों से मिलकर बनता है। और फिर किम प्रेजेंट में बताता है कि सबसे पहले हमने जो फ्रंट में आयरन प्लेट्स लगी थी उन्हें हटाकर एक सिंगल सीट आयरन प्लेट की लगाई है फ्रंट में। इससे यह रिजल्ट हुआ कि हमारी जो अपर बॉडी है वह आयरन सीट के कारण सामने से प्रोटेक्टेड हो गई है। और इसके रिजल्ट के कारण हमने बॉडी के आगे और पीछे दोनों साइड एक एक आयरन सीट लगा दी है। इससे हमारी अपर बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ ही हमने बाजू के शोल्डर्स कहाँ भी आयरन प्लेट्स लगा दी हैं ताकि वहाँ भी हमें प्रोटेक्शन मिले। और बताता है कि यह आर्मर 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला है अपर आर्मर और दूसरा है लोअर आर्मर। इसके कारण इस आर्मर का वेट पूरी बॉडी में बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सुनकर तीनों काउंसलर का मुंह खुला रह जाता है। और किम बताता है कि जो फुल बॉडी आर्मर है वह ऊपर से नीचे घुटनों तक फुल कवर करता है। यह आर्मर उन सोल्जर्स के लिए है जो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करते हैं, जैसे कि कैवेलरी सोल्जर्स। और जो मॉडिफाई अपर बॉडी आर्मर है वह कैनन सोल्जर्स यूज करते हैं। ये सुनकर राजा चौंकता और कहता है कि जब उन लोगों ने इसे आर्मर को पहना तो उन लोगों ने क्या कहा। तो जनरल चू कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यह थोड़ा भारी है, लेकिन यह आर्मर की पूरे वेट को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह अच्छा है। साथ ही में इस फुल बॉडी आर्मर को पहनने के कारण उनकी बॉडी पूरी तरह से ढक जाती है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अब जंग में लड़ते हुए डरने की जरूरत नहीं है। और राजा उस आर्मर को पकड़कर कहता है कि यह मेरा पहली बार है जब मैं ऐसे आर्मर को देख रहा हूँ, तो मैं एक बेवकूफ लगूंगा, लेकिन इस आर्मर की शेप ही नहीं बल्कि इसका स्ट्रक्चर भी बहुत यूनिक है। और किम मन में सोचता है कि भले ही मैंने इस आर्मर को बनाया है, लेकिन जब मैंने पहली बार इस आर्मर को देखा तो मैं भी सरप्राइज हो गया था। और किम कहता है कि इस आर्मर की मदद से न केवल हम कॉस्ट बल्कि हम हमारा टाइम भी बचा सकते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। ये सुनकर दोनों राइट और लेफ्ट स्टेट काउंसलर चौंकते हैं। तभी लेफ्ट स्टेट काउंसलर को कुछ क्लिक होता है और वह कहते हैं कि लेकिन राजकुमार मेरा एक डाउट है। तो किम कहता है जी। और लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि जो मैंने सुना है उससे देखकर ऐसा लगता है कि यह आर्मर ऊपर से नीचे तक आयरन प्लेट से बना है, क्या मैं सही कह रहा हूँ। तो किम कहता है जी आप सही कह रहे हैं। तो लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि इसका मतलब है कि क्राफ्ट्समैन
को सभी आयरन प्लेट्स को एक एक करके अपने हैमर्स से बनानी होंगी, तो क्या इससे बहुत ज्यादा काम नहीं बढ़ जाएगा। और कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ यदि कुछ भी गलत हो गया तो यह आर्मर हमें ब्रिगेडियन आर्मर से भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। जिस पर किम थोड़ी देर शांत रहता है और कहता है कि आपका यह पॉइंट बिल्कुल सही है, मेरा भी यही कंसर्न था, लेकिन हम इस आर्मर को स्टैंपिंग द्वारा बनाने वाले हैं। किम की ये बात किसी भी काउंसलर को समझ में नहीं आती और लेफ्ट स्टेट काउंसलर कहते हैं स्टैंपिंग, तो किम कहता है हाँ स्टैंपिंग, और मन में सोचता है कि इस फुल प्लेट मेल आर्मर को अडॉप्ट करने का मेन रीजन है क्योंकि इस फुल प्लेट आर्मर का हम मास प्रोडक्शन प्रेसिंग द्वारा कर सकते हैं।